कहानी की शुरुआत में एक कंपनी के बारे में बताया जाता है जो लोगों को फंसाती है और डरावने कमरों में बंद कर देती है। उन कमरों को एस्केप रूम कहा जाता है। उन कमरों में कुछ पहेलियां होती है जिन्हें हल करना ज़रूरी होता है, वरना लोग मर जाते हैं। एक खेल अमीर लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि वे लोगों को मरते हुए देखना पसंद करते हैं और उन पर दाव लगाते हैं। पिछले एस्केप रूम में सिर्फ जोई और बेन जीवित बचे थे। उसके बाद जोई ने अपने आप से वादा किया था कि वह इन खतरनाक खेलों को ख़त्म करेगी। इसके बाद हमें एक आदमी हेनरी दिखाया जाता है जो उसी कंपनी में काम करता है। वो कंपनी के लिए एस्केप रूम बनाता है। उसकी एक पत्नी और एक बेटी है जिसका नाम क्लेयर है। उसकी पत्नी उसके इस काम से खुश नहीं थी। वह उससे कहती है कि ये काम हमारी बेटी पर बुरा असर डालेगा। वो उससे कहती है कि मुझे तलाक चाहिए और मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। हेनरी कहता है कि मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं इस बारे में। जिसके बाद उसकी पत्नी नहाने के बाद एक कमरे में बैठती है, लेकिन अचानक 3 छड़ दरवाजे पर लग जाती है और कमरा बंद हो जाता है। वो समझ जाती है कि उसके पति ने उसे एस्केप रूम में बंद कर दिया है। कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। वह चिल्ला चिल्लाकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। दरवाजे पर भाप के जरिए एक पहेली दिखाई देती है जिसका जवाब पत्थर होता है। वह वहां पड़े पत्थरों में से एक चुंबक निकालती है और तुरंत समझ जाती है कि इसे दरवाजे के छड़ हटानी है। वो एक एक करके छड़ हटाने लगती है, लेकिन कमरे का तापमान 240 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। उसकी त्वचा जलने लगती है और वो आखिरी छड़ निकालने से पहले ही गर्मी से मर जाती है। फिर इसके बाद हम कुछ साल बाद का दृश्य देखते हैं जहां हेनरी की बेटी क्लेयर बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसका पिता उसे एक कमरे में बंद रखता है ताकि वह एस्केप रूम बनाती रहे क्योंकि वह उस काम में निपुण होती है। हेनरी क्लेयर से बहुत नाराज होती है क्योंकि जोई और बेन उसके बनाए हुए खेल से बच गए थे। वो अपनी बेटी से कहता है कि एक ऐसा मुश्किल एस्केप रूम बनाओ कि इस बार जोई और बेन जीवित ना बचे। उसे पता चलता है कि जोई मैनहट्टन जाने वाली है और वह हवाई जहाज में एक एस्केप रूम बना देता है। वह उन्हें इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वे उन्हें उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हम जोई और बेन हवाई अड्डे पर दिखाए जाते हैं। वे मैनहट्टन जा रहे होते हैं ताकि उस कंपनी को बेनकाब कर सके। जोई बेन से कहती है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन बेन कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर जब वे लोग हवाई जहाज में जाने लगते हैं तब जोई को अपने माँ की मौत याद आती है जो कि हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी, जिससे वह काफी डर जाती है और वह हवाई जहाज पर जाने से इनकार कर देती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। अब वे कार से जाने का निर्णय लेते हैं। वे रास्ते में एक होटल में रात बिताते हैं। जोई बाथरूम जाती है और तभी वह कमरा एक एस्केप रूम में बदल जाता है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन तभी बेन की आंख खुल जाती है, यानी वो सिर्फ एक डरावना सपना था। अगले दिन वे दोनों उस कंपनी की तलाश में निकलते हैं। वे दोनों एक इमारत में आ जाते हैं जहां एक चोर जोई की चेन छीनकर भाग जाता है, जो कि जोई की मां की आखिरी निशानी थी। वे दोनों चोर के पीछे भागते हुए एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वे लोग ट्रेन में चले जाते हैं, लेकिन चोर वहां से भाग जाता है और वे दोनों ट्रेन में फंस जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। जोई को ट्रेन में सब काफी अजीब लगता है क्योंकि ट्रेन में सिर्फ 4 लोग बैठे हुए थे। वह कैप्टन की कैबिन में जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। दरवाजा बंद हो जाता है। तभी उनका कैबिन बाकी ट्रेन से अलग होकर किसी और जाने लगता है। सब काफी घबरा जाते हैं। आखिरकार केबिन वही रुक जाता है। झटका लगने से सब लोग गिर जाते हैं। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है और सिग्नल भी चले जाते हैं। अब यहाँ सबको पता चलता है कि वे सभी पहले एस्केप रूम खेल जीत चुके हैं, यानी अब यह विजेताओं का खेल है। अब खेल शुरू हो चुका था। ट्रेन में बिजली काट दी जाती है। अब वे कोई धातु की चीज नहीं छू सकते। एक लड़का सीट के नीचे से एक बैग निकालता है जिसमें तौलिए और एक दरवाजे का हैंडल होता है। वे उसी हैंडल से कैप्टन के केबिन का दरवाजा खोल लेते हैं। अंदर एक मशीन होती है जिस पर लिखा होता है कि 9 टोकन इसमें डालने हैं। साथ ही ये लिखा होता है कि पोस्टर में मौजूद गलतियों को ढूंढे। वे एक पोस्टर देखते हैं जिसमें एक शब्द में से ई गायब होता है। अब वे सारे शब्द देखने लगते हैं जिनमें से वर्तनी गायब थी।
जोई देखती है कि ट्रेन में कुल 26 हैंडल है, बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला जैसे। तो समझ जाती है कि उन्हें हर गलत शब्द के गायब अक्षर को हैंडल खींचना है, लेकिन वे धातु को हाथ नहीं लगा सकते थे क्योंकि उसमें करंट था। एक लड़की बैग से रबड़ का एक टुकड़ा निकालती है और सब उसे आपस में बांट लेते हैं ताकि बिजली से बच सके। जो ही एक हैंडल खींचती है तो एक टोकन निकलता है जो वो मशीन में डाल देती है। वे सब एक एक करके गायब अक्षर वाले हैंडल खींचते हैं और हर बार एक नया टोकन निकलता है। जैसे जैसे वे हैंडल खींच रहे थे बिजली का करंट बढ़ता जाता है। एक लड़का आखिरी 3 अक्षर ढूंढ लेता है, लेकिन गलती से धातु का पाइप पकड़ लेता है और वह बिजली के झटके से मर जाता है। लेकिन तभी जोई को वहाँ स्वागत वापसी लिखा हुआ दिखता है, जिसमें से 3 अक्षर गायब थे। वो जल्दी से सबको आखिरी 3 अक्षर बताती है। बेन अंतिम हैंडल खींचता है, टोकन मशीन में डालता है और उसी वक्त एक दरवाजा खुलता है जिसमें वे सब वहां से निकल जाते हैं। अब वे एक लिफ्ट में पहुंचते हैं जो उन्हें जमीन के अंदर से ले जा रही होती है। जैसे ही लिफ्ट रुकती है वे सब एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। उनमें एक लड़का नेथन, एक लड़की ब्रियाना और एक लड़की रेचल थी। वे अब अगले एस्केप रूम में पहुंचते हैं, जहाँ के अगले दरवाजे तक पहुंचने के लिए उन्हें उन टाइलों से गुजरना होता है। ब्रियाना बिना सोचे टाइल पर कदम रख देती है तो अचानक वहां लेजर चालू हो जाता है। क्योंकि उसने गलत टाइल पर कदम रखा था, वे तुरंत वहां से निकलते हैं और लेजर बंद हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट है उस रास्ते को पार करने के लिए, वरना दरवाजा बंद हो जाएगा। वे गलत टाइल पर चले गए तो लेजर उनके टुकड़े कर देगा। तभी नेथन की नजर लॉलीपॉप पर पड़ती है। वह उसमें एक चाबी निकालता है, लेकिन वहां काफी सारे लॉकर थे। वे सब सारे लॉलीपॉप्स में से चाबियां निकालते हैं। वे सारी चाबियां उन लॉकरों में लगाकर देखते हैं। बेन देखता है कि वहां सभी लॉकरों के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन एक लॉकर पर सोनिया लिखा हुआ था। वे उस लॉकर को खोलते हैं। जैसे ही वो खुलता है उसमें से तेज नुकीले हीरे बाहर निकल आते हैं, जिससे जोई की उंगली घायल हो जाती है। इधर रेचल और ब्रियाना को भी एक सोनिया नाम का लॉकर दिखता है। उस लॉकर से उन्हें कुछ खाली नोट मिलते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि इनका क्या करना है। थोड़ी देर बाद एक एटीएम की लाइट जलने लगती है। अब उन्हें उसका कोड चाहिए होता है। बेन समझ जाता है कि अगर वह जोई का खून उन नोटों पर डाले तो शायद कोड जाहिर हो जाए। जैसे ही रेचल नोट देने के लिए काउंटर पर चढ़ती है, लेजर दोबारा चालू हो जाता है। वह घबराकर नीचे गिर जाती है और जैसे ही वह गिरती है लेजर बंद हो जाता है। तब नेथन वो नोट जोई को देता है और जब वह उस पर खून डालती है तो कोड जाहिर हो जाता है। वह कोड एटीएम में डाल देते हैं और 3 घड़ियां रुक जाती है, लेकिन वे अलग अलग समय दिखा रही होती है। असल में ये एक संकेत होता है कि अब उन्हें सही रास्ते पर कैसे चलना है। घड़ी की घंटे वाली सुई उन्हें बता रही होती है कि किस दिशा में जाना है और मिनट वाली सुई बता रही होती है कि कितने कदम चलना है। नेथन सुइयों के हिसाब से 12 कदम आगे बढ़ता है। वह हर टाइल पर लॉलीपॉप्स रखता जाता है ताकि बाकी लोगों को सही रास्ते का पता चल सके। वह आधा रास्ता तय कर लेता है, लेकिन एक टाइल पर चढ़ते ही एक नया लॉकर सामने आ जाता है। उस टाइल पर एक पहेली जाहिर होती है। सब घबराकर सुराग ढूंढने लगते हैं ताकि लॉकर खोला जा सके। वक्त बहुत कम होता है तो नेथन ईश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता है। हालांकि सब उसे काफी रोकते हैं, लेकिन जैसे ही वह गलत टाइल पर कदम रखता है लेजर चालू हो जाता है। उसका सिर एक मेज से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तब रेचल और ब्रियाना उसे उस टाइल से हटा देती है तो लेजर बंद हो जाता है। इसी दौरान ब्रियाना पहेली समझ जाती है। वो तुरंत लॉकर का हैंडल घुमाने लगती है और आखिरकार वह खुल जाता है। लॉकर खुलने पर एक नक्शा निकलता है। जोई वो नक्शा दीवार पर बने एक डिजाइन पर रखती है और उन्हें अगला रास्ता मिल जाता है। जोई सबको रास्ता समझाती है और वहां से चले जाते हैं। समय खत्म होने वाला था। जोई जल्द से उन लेजर से बचते हुए वक्त पर दरवाजे से बाहर निकल जाती है और अब वे लोग 2 एस्केप रूम पार कर चुके होते हैं। नेथन को भी होश आ जाता है और वे सब तीसरे एस्केप रूम में पहुंचते हैं। तीसरा कमरा समंदर के किनारे की तरह बना होता है। ब्रियाना को एक कमरा नजर आता है। वह तस्वीर खींचती है और तस्वीर में एक नाव दिखाई देती है, लेकिन सामने हकीकत में कोई नाव नहीं होती। सब नाव तलाश करने लगते हैं, लेकिन कचरे में कोई सुराग ढूंढता है। उसे वहां से एक धातु खोजक यानी मेटल डिटेक्टर मिलता है। वे उससे नाव ढूंढने लगते हैं। जोई को वहां 2 मूर्तियां नजर आती है, जिनमें से एक की आंखों पर शंख लगे होते हैं, जो उसे अजीब लगता है।
तभी मेटल डिटेक्टर एक जगह आवाज करने लगता है, तो वे वहां खुदाई करते हैं और वहां से उन्हें एक बड़ा सा लंगर मिलता है जो रस्सी से बंधा हुआ था। वे सब उसे खींचकर बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और रेत तुरंत उसे अंदर खींच लेती है। वे देखते हैं कि रेत दलदल में बदल रही है। इसी दौरान रेचल रेत में फंस जाती है और धीरे धीरे रेत उसे निगल लेती है। नेथन अपनी कमर पर रस्सी बांधकर रेत में छलांग लगा देता है ताकि रेचल को बचा सके। वो रेचल को तो बाहर निकाल लेता है, लेकिन रस्सी टूट जाती है और वो खुद रेत में फंसकर मारा जाता है। वे सब जल्दी से उस लंगर को केबिन में दरवाजे पर लगाकर घुमाते हैं और दरवाजा खुल जाता है। वे सब अंदर आ जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि निकलने का रास्ता एक फ्रिज के अंदर है। फ्रिज खोलने के लिए उन्हें एक कोड चाहिए था। वहाँ एक बटन लगा होता है। जोई जैसे ही उसे दबाती है, बाहर का एक प्रकाश स्तंभ की लाइट चालू हो जाती है। वह समझ जाती है कि अगला सुराग उस प्रकाश स्तंभ पर होगा, यानी लाइट हाउस पर होगा। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और दूरबीन से देखती है तो एक संदेश लिखा होता है, आई कांट सी यू। लेकिन सी की वर्तनी गलत होती है। वह ये सुराग चिल्लाकर बाकियों को बताती है। जैसे ही वह नीचे उतरने लगती है, उसे एक गोल दरवाजा नजर आता है। उसी वक्त बेन सुराग समझ जाता है। वह भागकर उस मूर्ति के पास जाता है जिसकी आंखों पर शंख लगे हुए होते हैं। वह मुश्किल से उस शंख को निकालता है और वही फ्रीज का कोड निकलता है। वे फ्रिज खोल देते हैं और के अंदर से बाहर जाने लगते हैं। जोई वह गोल दरवाजा खोलती है और देखती है कि इसके पीछे एक गुप्त रास्ता है। वो समझ जाती है कि अगर वह यहाँ अंदर जाए तो शायद वो खेल से बाहर आ जाए। वो सबको आवाज देती है। वे सब जोई के पास जाने लगते हैं, लेकिन ब्रियाना नहीं जाती। उसे लगता है कि यही बाहर जाने का रास्ता है। अब वे सब ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। पूरी जगह रेत में धंसती जा रही थी। ब्रियाना अपनी जान बचाने के लिए फ्रीज वाले रास्ते में चली जाती है। रेचल ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही बेन ऊपर जाने लगता है, सीढ़ियां अंदर धंस जाती है। वह नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। जोई को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बेन उसके कहने पर ही यहाँ आया था। वे दोनों अंदर आती है। उन्हें सामने सीढ़ियां नजर आती है। वे दोनों वहां से बाहर आ जाती है। उन्हें लगता है कि वे खेल से बाहर आ गई है, लेकिन ये भी एक एस्केप रूम ही था। तभी उनके पास ब्रियाना भागकर आती है और कहती है कि ये चौथा एस्केप रूम है और यहाँ हर एक मिनट बाद एसिड की बारिश हो रही है। तो तभी उन्हें वहां सामने एक शटर दिखता है जिस पर ताला लगा हुआ था। वे जल्दी से चाबी ढूंढने लगती है। ब्रियाना को चाबी मिल जाती है। वो जल्दी से ताला खोलती है और शटर ऊपर करती है, लेकिन स्टोर के अंदर एक और दरवाजा होता है। समय खत्म हो जाता है और एसिड की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से एक ढक्कन उन पर आ जाता है और वे बच जाती है। फिर बारिश रुक जाती है और 1 मिनट का टाइमर दोबारा शुरू हो जाता है। तभी टेलीफोन बूथ में फोन बजने लगता है, लेकिन वह भी बंद था। वे सब ध्यान देती है कि एसिड से सब कुछ पिघल रहा है, लेकिन प्लास्टिक नहीं पिघल रहा। तब जोई कहती है कि अगर हम एसिड जमा कर ले तो हम उससे वो ताला पिघलाकर दरवाजा खोल सकते हैं। उन्हें एक प्लास्टिक की बोतल मिलती है। वे उसे जमीन पर रख देती है। वक्त खत्म होने पर दोबारा एसिड की बारिश शुरू हो जाती है, तो वे सब जल्दी से ढक्कन के नीचे खड़ी हो जाती है। जब बारिश रुकती है, वे जमा किए गए एसिड को से ताला पिघलाकर दरवाजा खोल देती है। जो फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। फिर वो एक पोस्टर पर एक कार की तस्वीर देखती है और समझ जाती है कि वही उनका अगला सुराग है। वह तुरंत कार की ओर जाती है और उसे देखने लगती है। कार का दरवाजा बंद होता है। तभी दोबारा बारिश शुरू हो जाती है। तभी रेचल जोई को एक छाता पकड़ा देती है। जोई एसिड में जलने से बच जाती है। वह एक पोस्टर देखती है जिसमें 3 छल्ले बने होते हैं, तो वह उनसे कहती है कि फोन को 3 बार बजने दो और फिर उठाना। रेचल वैसा ही करती है और जैसे ही वह ऐसा करती है, कार का दरवाजा खुल जाता है। जोई तुरंत कार के अंदर बैठ जाती है। बारिश के खत्म होने के बाद रेचल ब्रियाना भी कार के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। फोन बूथ का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। ऊपर से ढक्कन भी अंदर की तरफ चला जाता है और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। एसिड की बारिश दोबारा शुरू होती है और वे दोनों जलकर मारी जाती है। जो ये भयानक नजारा देखकर चीखने लगती है, क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकती थी उन्हें बचाने के लिए। इसी दौरान कार की पिछली सीट अचानक खुल जाती है और जोई अब किसी और जगह चली जाती है, जहां उसके सामने क्लेयर थी। असल में हेनरी ने जो कमरा जोई के लिए बनाया था,
वह वहां नहीं किसी और कमरे में आ गई थी। दूसरी तरफ हेनरी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जोई आखिरी स्केप रूम में नहीं पहुंची थी। वह तुरंत समझ जाता है कि ये सब उसकी बेटी क्लेयर ने किया है ताकि जोई को बचा सके। इधर जोई को पता चल जाता है कि क्लेयर ही स्केप रूम बताती है। क्लेयर जोई से कहती है कि मैं ये सब अपने पिता के कहने पर कर रही हूँ। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया था। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम मेरी मदद करो और मुझे इस कैद से निकालो। जोई कहती है मैं तुम पर भरोसा नहीं करती तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। क्लेयर कहती है मैंने समुद्र स्केप रूम में एक गलती की थी। तुम्हारा दोस्त जो रेत में धंसा था वो दरअसल मरा नहीं बल्कि बच गया था। वह एक कमरे में सुरक्षित है, लेकिन मेरे पिता के साथियों ने उसे आखिरी स्केप रूम में डाल दिया है। वह स्केप रूम एक तापमान वाला कमरा होता है, यानी अगर जल्दी पहेली हल ना की तो वह क्लेयर की माँ की तरह जलकर मर सकता है। क्लेयर कहती है मैं अपने पिता के कंप्यूटर से तुम्हारे दोस्त को बचा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे इस कमरे के बाहर जाना होगा। जोई दीवार पर बनी पहेली हल करने लगती है, लेकिन वह हर कुछ सेकंड में बदल जाती है, इसलिए उसे हल करना नामुमकिन होता है। क्लेयर कहती है मेरे पिता ने कहा था कि मैं ये पहेली कभी खुद हल नहीं कर सकूंगी। जोई एक ऐसी जगह पर खड़ी होती है जहां से क्लेयर उसे नहीं देख सकती और वहीं से उसे एक कोड मिल जाता है। वह कोड डालकर वो दरवाजा खोल देती है और क्लेयर बाहर निकल जाती है। तभी हेनरी बंदूक लेकर वहां आ जाता है। वो अपनी बेटी का गला दबाने लगता है, लेकिन क्लेयर उसे धक्का देकर उसी कमरे में बंद कर देती है जिसमें वो खुद कैद थी। फिर क्लेयर अपने पिता के कमरे में जाती है और कंप्यूटर से बेन वाला स्केप रूम बंद कर देती है। इस तरह बेन बच जाता है। जोई पूछती है मेरा दोस्त कहाँ है। क्लेयर कहती है कि वह उसी इमारत में है जहां तुम सबसे पहले गई थी। तुम्हारे सारे स्केप रूम उसी इमारत में हुए थे। मैंने उन तमाम लोगों को वही कैद कर दिया है जिन्होंने ये खेल बनाया था। तब तुम उन सबको सबूत के साथ पुलिस के हवाले करो और मैं अपने पिता को पुलिस के हवाले करूंगी। बाद में जोई कार में बैठकर उसी इमारत में पहुंचती है। वहां पुलिस और एम्बुलेंस पहले से ही मौजूद थी। पुलिस खेल में मरे हुए लोगों की लाशें बाहर निकाल रही होती है और वे तमाम लोग गिरफ्तार किए जा चुके होते हैं जो स्केप रूम को नियंत्रित करते थे। जोई को बेन भी मिल जाता है। इसी दौरान क्लेयर अपने पिता के पास आती है और यहाँ उसका असली चेहरा सामने आता है। हमें पता चलता है कि क्लेयर दरअसल पागल थी और ये आदतें बचपन से उसमें थी। दूसरों को तकलीफ देना, बदतमीजी करना, खतरनाक चीजों में दिलचस्पी लेना। उसकी माँ उसे मानसिक अस्पताल भेजना चाहती थी ताकि वो ठीक हो जाए, इसलिए क्लेयर ने अपनी माँ को स्केप रूम में मार दिया था और अब वो अपने पिता को भी मार देती है ताकि दुनिया उसे एक बेहतरीन स्केप रूम बनाने वाली के तौर पर पहचाने। उसने शुरू से खुद को मासूम दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन असल में वो एक खतरनाक मनोरोगी हत्यारा थी जो अपने माँ बाप तक का कत्ल कर चुकी थी। और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।